Everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक वर्ड का मीन अगर हम देखते हैं तो इसका मीन क्या है? एन एबनॉर्मली लार्ज इमेच्योर डिसफंक्शन ऑफ आरबीसी। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी की साइज होती है वो लार्ज हो जाती है, एबनॉर्मल लार्ज हो जाती है, इमेच्योर डिसफंक्शन, इसकी जो आरबीसी की ग्रोथ है वो नहीं होगी, आरबीसी परिपक्व नहीं होगी, इमेच्योर रहेगी और इसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के टू कॉजेज होते हैं। फर्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की कमी। दूसरी है विटामिन B12 डिफिशिएंसी। विटामिन B12 नथिंग, इट्स कोबालामाइन, ठीक है। इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस एंड रिजल्ट इन लार्ज आरबीसी। अगर डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी? फॉलिक एसिड की भी डिफिशियंसी हो रही है और विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी हो रही है, तो इससे क्या होगा? जो डीएनए सिंथेसिस है, पर्टिकुलर आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है उसमें क्या हो जाएगा? डिटीरियोशन हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि इनलार्ज आरबीसी। ओके, ये जो विटामिन B12 कोबालामाइन की डिफिशियंसी होती है, इस टाइप की जो एनीमिया होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, रेयर देखे जाते हैं। लेकिन इसके पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो एनीमिया हो रही है, दैट कॉल्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो हो रही है वो रेयर होती है, ठीक है। जो आपके ये कोबालामाइन है, विटामिन B12 है, इसके ये किस किस चीज़ में इसेंशियल होते हैं वो देखती हैं। डीएनए सिंथेसिस आपको पहले बताया, न्यूक्लियर मैचुरेशन, किसी भी सेल के न्यूक्लियर के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड हेल्दी माइलिन प्रोडक्ट्स, आपके न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ होती है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? विटामिन B12। ओके, नेक्स्ट इसके सोर्स क्या क्या है विटामिन B12 के? मीट, फिश, एग एंड मिल्क। अब आ जाते हैं फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया में आपके क्या है? विटामिन B9, फॉलिक एसिड, ये इसेंशियल होते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक सिंथेसिस के लिए, ठीक, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? फॉलिक एसिड। इसके जो सोर्स है वो क्या क्या है? स्नैक है, स्प्राउट है, सीरियल्स है, बेफ लीवर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो विटामिन B12 की नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसे बताने के लिए थोड़ा सेलुलर लेवल पे लेकर चलती हूँ। समझने की कोशिश करिएगा, सेलुलर लेवल पे थोड़ा सा आपके लिए ब्रॉड होगा, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आए। विटामिन B12 कंटेनिंग फूड आप ले रहे हो, जो कि आपके माउथ में जाने पे प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, सलाइवा में जो प्रोटीन है उससे बाइंड हो जाती है। देन उसके बाद ये आपके स्टमक में आती है। स्टमक में चीफ सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये चीफ सेल्स पेप्सिन का रिलीज करती है, पेप्सिन रिलीज करती है। ये चीफ सेल जब पेप्सिन रिलीज करेगी तो विटामिन B12 में जो आपके प्रोटीन है वो प्रोटीन डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा? आपके विटामिन B12 फ्री फॉर्म में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड में जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है उसमें जो हिप्टोकोरिन प्रोटीन है, अब वो रिलीज होगी। कौन? हिप्टोकोरिन प्रोटीन, वो रिलीज होगी जो कि बाइंड हो जाएगी विटामिन B12 से, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिप्टोकोरिन कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि पैंक्रियास से रिलीज हो रहे हैं प्रोटीएज एंजाइम। क्या रिलीज हो रहे हैं? प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीएज एंजाइम हिप्टोकोरिन को ब्रेक डाउन करते हैं। हिप्टोकोरिन कहाँ से आया? आपके सैलिवरी ग्लैंड से आया है। अब ये हिप्टोकोरिन इसे ब्रेक डाउन करेंगे और आपके विटामिन B12 को अगेन फ्री फॉर्म में ला देंगे और हिप्टोकोरिन ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में
आपके ही स्टमक में प्रेजेंट पैराइटल सेल्स होती हैं और ये पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होने के बाद ये विटामिन B12 से बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं और यही कॉम्प्लेक्स इजी गोइंग आपके इलियम में आता है। ट्रेवल करते हुए ये आपके इलियम में आ जाता है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया है, ये आपके इलियम के साइड पे पहुंच गया है। इलियम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्यूबिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्यूबिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इससे बाइंड हो जाता है। देन विटामिन B12 बाइंड हो जाता है और ट्रांस कोबालामाइन सेकेंड की हेल्प से ये पूरे आपके बॉडी में टिश्यू में डिलीवर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देख ली कि नॉर्मल फिजियोलॉजी विटामिन B12 की क्या है, मीन्स कोबालामाइन की क्या है। अब इसकी एटियोलॉजी की बात करें, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि मैंने अभी बताया कहाँ से रिलीज हो रही है, आपके पैराइटल सेल से रिलीज हो रही है। जब पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि जिससे ये बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना रही है और ये ट्रेवल होकर के आपकी कहाँ तक पहुँच रही है, इलियम तक पहुँच रही है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा इलियम में, फिर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा किसका, विटामिन B12 का। इसी को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया अगर पूछा जाए आपसे, अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, चांसेस होते हैं। व्हाट इज द पर्नीशियस एनीमिया? लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ये याद रखिएगा, जो कि आपके पैराइटल सेल से रिलीज होती है। इसी को क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ द इलियम। अगर इलियम में कैंसर हो जाए तो यहाँ पे भी आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकते हैं। गैस्ट्रेक्टोटॉमी मतलब स्टमक के कोई पार्ट्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव आउट कर दिया जाए, इसे बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोटॉमी। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो एनीमिया हो रहा है, पर्नीशियस एनीमिया कह सकते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है? पर्नीशियस एनीमिया जो हो रहा है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो हो रहा है, उसकी पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, ठीक है। विटामिन B12 इंजेस्टेड इन फूड, ठीक है। विटामिन B12 आपने फूड के थ्रू इंजेस्ट तो किया, लेकिन इफ स्टमक लैक इंट्रिंसिक फैक्टर ड्यू टू एंटीबॉडी रिएक्शंस, जो पैराइटल सेल्स में आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, अगर किसी आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से कुछ तो एडवांटेजफुल होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, इसका ड्रॉबैक होता है एंटीबॉडी का, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे हो जाती है आपकी एंटीबॉडी की वजह से। तो ड्यू टू एंटीबॉडी रिएक्शन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज हो जाता है, और इस तरह से क्या होगा, आपके स्टमक में लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ड्यू टू एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कहाँ, आपके इलियम में। विटामिन B12 जब एब्जॉर्ब नहीं होगी इलियम में तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। आपने खाया, इंजेस्ट किया, देन उसके बाद आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। So lack of vitamin B12, bone marrow produce abnormal erythrocytes that do not function normally. अब क्या हो रहा है कि B12 बोन मैरो में पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो एबनॉर्मल है और उसके जो फंक्शन है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। दैट एट लास्ट रिजल्ट क्या है? मेगालोब्लास्टिक पर्नीशियस विटामिन B12 एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम फैटिग, लाइट हेडनेस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मैंने ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडनेस की बात की है, देख लीजिएगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में। इन्फ्लामेशन इन स्टमक, वेट लॉस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, किसी भी टाइप का अगर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है स्टमक में, जिसकी वजह से फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये साइन एंड सिम्टम्स है कुछ, ओके। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो नर्व डैमेज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो सकते हैं ड्यू टू डी अरेंज माइलिन। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था
या कि इसका जो फंक्शन होता है विटामिन B12 का, वो माइलिन की सिंथेसिस में जो नर्व होती है, आपके नर्व पे माइलिन शीथ होती है, माइलिन की सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसकी वजह से माइलिन की कवरिंग नहीं होगी आपके नर्व्स पे, तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं किसके, विटामिन B12 के डिफिशियंसी के या पर्नीशियस एनीमिया के। अब हम आ जाते हैं फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की, उसे देख लेते हैं। ये आपके फूड के थ्रू, फूड सप्लीमेंट के थ्रू आप इंजेस्ट कर रहे हो इसे। एज सच मैंने जैसे विटामिन B9 के लिए या कोबालामाइन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की नीड होती है, प्रोटीन्स की नीड होती है, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है। एज सच उसमें कोई भी विटामिन B9 के लिए कोई भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की नीड नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट होती है। ये डायरेक्टली आप इंजेस्ट करते हो और ये आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं। डाइटरी डिफिशियंसी की वजह से भी ये, दैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में फॉलिक एसिड कंटेनिंग फूड आप इंजेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी फॉलिक एसिड एनीमिया हो सकता है, डिफिशियंसी एनीमिया। अल्कोहलिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे इसके पैथोजेनेसिस में। ओके, सीलिएक डिजीज मैंने बताया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूडेनम, इसी को हम सीलिएक डिजीज कह सकते हैं। सम मेडिकेशन जैसे एंटी कन्वल्जेंट आपके जो है फेनिटोइंस हो गए, फेनिटोइन ड्रग हो गई, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है, फॉलिक एसिड जो फर्दर एट लास्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज होकर ये प्यूरिन बायोसिंथेसिस एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस करते हैं, उसकी वजह से ये जो प्रोसेस होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। किसकी वजह से, फेनिटोइन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में भी क्या हो सकता है कि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया के पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड से आप जो है ले रहे हो। फोर्टिफाइड फूड वो होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स रिच अमाउंट में होते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, देन ये फॉलिक एसिड चेंज हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोफोलेट में। डाईहाइड्रोफोलेट चेंज हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, देन ये चेंज हो जाता है 5-10 मेथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। 5-10 पोजिशन पे मेथाइलिन पे ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बाइंड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 5-10 मेथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। देन ये फर्दर क्या करता है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अब जैसे कि पैथोजेनेसिस की बात हो रही है, ये नॉर्मल हो गया इसका फ्लो। अब अगर अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है, अल्कोहल कंजप्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एटियोलॉजी में बताया था, अल्कोहलिज्म के थ्रू भी डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन B9 की। तो अल्कोहल का कंजम्पशन जो किया जा रहा है, तो जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड आपका चेंज हो रहा है किसमें, डाईहाइड्रोफोलेट में। तो अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंटरफेयर कर देता है फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन में। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो देन ये फर्दर प्रोसेसेस नहीं होगी, एट लास्ट प्यूरिन बायोसिंथेसिस एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से आरबीसी के साइज एबनॉर्मल हो जाएगी, उसका फंक्शन भी डिसफंक्शन हो जाएंगे उसके फंक्शन। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फैटिक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। वो मतलब ज़्यादातर क्या है कि कॉमन ही है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हम दोनों को बोल रहे हैं ना, तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स एज यूजुअल दोनों के सेम ही हैं। अब इनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कि लो लेवल ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी की जो अब नॉर्मल साइज हो रही है, लार्ज हो रही है, जिसकी वजह से WBC और प्लेटलेट्स
के लेवल्स कम हो जा रहे हैं। सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ डेवलपिंग फीटस, अगर मदर प्रेग्नेंट है, अगर उसे फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन B9 की डिफिशियंसी हो रही है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है उसके फीटस के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।